गाइस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की एक और मेथड के बारे में, डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत सारे बच्चे सोचने लगे होंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन का तो ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन के प्रॉपरली दो वे हैं। एक प्रोसेस हम लोगों ने बच्चों पीछे में देखा था, दैट इज नोन एज अ सोडा लाइम, और आज हम लोग जो बच्चों डिस्कस करेंगे लेक्चर में वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड। और बच्चों जो हम लोगों ने लास्ट में ये मेथड पढ़ा था सोडा लाइम मेथड, एक्चुअल में सोडा लाइम मेथड बच्चों एक केमिकल मेथड है। इसमें बच्चों केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, और इसमें बच्चों ये एक इलेक्ट्रिकल मेथड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात आपके लिए बहुत ज़रूरी ये हो जाती है कि सोडा लाइम और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिकल दोनों मेथड में को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का बच्चों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें क्या रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किस में से रिमूव करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ले रहे हैं फैटी एसिड्स, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो यहाँ अगर CO2 का रिमूवल किया जाए तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है बच्चों, RH। अब चूंकि R यहाँ पर बच्चों एक एल्काइल ग्रुप है, तो अगर मैं यहाँ पे CH3 लेता हूँ तो क्या बन जाता है CH3COOH, दैट इज नोन एज एसिडिक एसिड। और इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH4 और CO2। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस हो जाती है, और प्रॉब्लम यह है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना होने की वजह से इनका इलेक्ट्रोलिसिस इतना जानदार नहीं होता है कि बहुत अच्छे से हमें एल्केन्स ऑब्टेन हो पाए। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों पहले इस इलेक्ट्रोलाइट को, दैट मीन्स इस RCOOH को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों इसको हम, RCOOH, ये बच्चों हमारे हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बच्चों अगर रिएक्ट करा दिया जाए किसी बेस के साथ, आपको पता है एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें साल्ट ऑब्टेन होते हैं, तो हमें यहाँ साल्ट मिलेगा RCOONA, और इसके अलावा हमें ऑब्टेन होगा RCOONA, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O। तो ये एक सोडियम साल्ट है, यहाँ पे पोटेशियम साल्ट का भी यूज किया जा सकता है। तो इस RCOONA, दैट मीन्स अगर यहाँ पर CH3 लिया जाए तो सोडियम एसिटेट या सोडियम एटोनेट आप बोल सकते हैं। तो इसके एक्व सोल्यूशन का बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए बच्चों बेसिकली हमें क्या क्या जरूरत होती है, हमें चाहिए होता है कैथोड, एनोड, एक हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, और इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम आपको इसके रिएक्शन करके दिखाएंगे कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है। उसके बाद तो मैं इसकी रिएक्शन लिख दूंगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड में। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा बच्चों, हमें इसके लिए लेना होगा RCOONA। इसके अलावा हमें इसका डिसोसिएशन एक्वा सोल्यूशन लेना है, 2 मॉलिक्यूल अगर हम H2O के ले लें। तो बच्चों देखिए, इसको अगर आप आसान वे में समझना चाहें तो देखिए इस तरह समझ सकते हैं इसका डिसोसिएशन। इसके भी मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा, बड़ा आसान लगेगा आपको। यहाँ से एक डिसोसिएशन हो जाएगा, एक यहाँ से डिसोसिएशन हो जाएगा, तो 2 R है, आपको क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R, दैट इज एल्केन। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे CO2 है और आगे लगा हुआ है 2, तो हमें 2 मोल CO2 के मिल जाएंगे। प्लस इसके अलावा देखें 2 CO2 के रिमूवल के बाद आप ध्यान दें तो ये मेटल है, और मेटल को हम लोग रिएक्ट किससे कराने जा रहे हैं, वाटर के साथ। तो आपको पता है मेटल के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 NaOH, और साथ में रिमूवल होगा हाइड्रोजन गैस का। तो बच्चों इस रिएक्शन को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट, सोडियम में पोटेशियम, कोई सा भी आप साल्ट ले सकते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्केन्स
कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। तो ये तो बच्चों बेसिक रिएक्शन है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, लेकिन अभी इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भाई मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक को पूछते हैं क्या हुई है। तो जब बच्चों मैकेनिज्म होगी तो मैकेनिज्म में हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, RCOONA। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ बच्चों, RCOONA। अब आपको पता है कि इसका अगर बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा, इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो इसमें से इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा बच्चों, RCOO माइनस और साथ में क्या रिमूव होगा, Na प्लस। ठीक है, और इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब H2O किस में टूटता है बच्चों, H प्लस और साथ में क्या निकल रहा है मेरा, OH माइनस। अब देखिए यहाँ डिसोसिएशन तो हो गया है, लेकिन आपको पता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय हम लोग एक कंटेनर यूज करते हैं। कंटेनर बच्चों कुछ ऐसा होता है, कंटेनर में बच्चों 2 रॉड्स होती हैं, एक रॉड को आप बोलते हैं कैथोड और एक रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड। तो इसमें 2 रॉड मैंने बना दी, एक कैथोड का फंक्शन करेगी और एक एनोड का। अब हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, बैटरी से एडजॉइन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, हमने इसको एडजॉइन कर दिया, एक सेल से जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को निगेटिव टर्मिनल से। तो जो निगेटिव टर्मिनल से होगा बच्चों वो कैसे फंक्शन करेगा, जैसे क्या है वो कैथोड की तरह फंक्शन करेगा, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो कैसे बिहेव करेगा, एज एनोड। तो हमारे 2 यहाँ पे सेक्शन हो गए, एक सेक्शन हो गया कैथोड और एक सेक्शन हो गया एनोड। अब कैथोड एनोड के सेक्शन का डिसोसिएशन हो जाने के बाद इसमें जो बच्चों निगेटिवली चार्ज आपके आयंस जनरेट हुए हैं वो मूव करेंगे बच्चों एनोड की तरफ जो निगेटिवली हैं, और जो पॉजिटिवली है जैसे H प्लस और आपका Na प्लस, ये दोनों कहाँ की ओर मूव करेंगे, ये दोनों जाके मूव करेंगे कैथोड की तरफ चूँकि पॉजिटिव चार्ज हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि एनोड पे क्या होने वाला है। तो बच्चों एनोड पे वो लोग जाते हैं जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा है। तो देखिए कर्ज चढ़ाए हुए घूम रहे हैं, कौन कौन यहाँ पे घूम रहा है वो देखिए। यहाँ RCOO माइनस कर्ज चढ़ाए घूम रहा है और OH माइनस कर्ज चढ़ाए हुए घूम रहा है। कर्ज काहे का है, इलेक्ट्रॉनों का कर्ज लिए घूम रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का कर्ज लिए घूमते हैं वो कहाँ अपना कर्ज उतारने जाते हैं, एनोड पे। तो बच्चों ये लोग एनोड पे जाएंगे, और एनोड पे क्यों जाते हैं वो एक क्वेश्चन पुटअप होता है। एनोड पे डिस्चार्ज होने जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब सिंपल सी बात है, फ़ोन डिस्चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब जो चार्ज है, जो आवेश है, वो आपका आवेश उसके ऊपर से हट जाए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता क्या, RCOO माइनस और OH माइनस दोनों लोग एनोड पे अपने आप को डिस्चार्ज कर लेंगे, नहीं। अब यहाँ तो ये देखने वाला ना किसको कर्ज उतारने की ज़्यादा जल्दी है। तो बच्चों इन दोनों में जो है ना RCOO माइनस ज़्यादा डिसोसिएशन में डिस्चार्जेशन जो प्रॉपर्टी है वो RCOO माइनस की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, RCOO माइनस। ठीक है, अब RCOO माइनस आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें कि RCOO माइनस जब होता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, और माइनस चार्ज लगा है तो मैं इसको R की बजाय CH3 कर दूं। अगर आपको कोई इशू ना हो तो CH3COO कर लीजिए, R से भी कोई दिक्कत नहीं है, C2H5 से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो तो आप ना लिखें, कोई इशू नहीं है। CH3 तो CH3 कर दिया, कोई बात नहीं है। CH3COO माइनस इनके ऊपर लगा है निगेटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखे, किसी से छोड़ देंगे। तो चलिए उल्टी कर दे इलेक्ट्रॉनों की, और जब इलेक्ट्रॉनों की उल्टी कर दी तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, CH3COO बाहर आ गया। अब CH3COO बच्चों बाहर आ जाता है तो एक ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्चार्जेशन से आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को हम देखिए यहाँ ला रहे हैं, अब जरा ध्यान देंगे इस जगह पर, CH3COO। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है कि यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये वाला ऑक्सीजन भी आप देखो, ये भी निगेटिव स्पीसी है, ये भी निगेटिव की स्पीसी है, दोनों निगेटिव की स्पीसी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही हैं, ये वाला ऑक्सीजन भी, ये वाला ऑक्सीजन भी। इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा कार्बन और ये वाला यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या ऑब्टेन होगा, क्या मिल जाएगा, देखिए बच्चों हमें मिल जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, CO2। अब इस तरह के दो CH3 के अगर फ्री रेडिकल कलेक्ट हो जाए एक साथ, तो एक CH3 का फ्री रेडिकल हो गया, ये एक और CH3 फ्री रेडिकल हो गया, और दोनों CH3 फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह की एक और रिएक्शन चल रही होगी पैरेलल में, अगर आपको एक ही बार में करना है तो यहाँ आप 2 लगा सकते हो, यहाँ आप 2 लगाओगे, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ भी 2 होगा तो यहाँ 2 CH3 2 CO2, और ये दोनों CH3 आपस में जुड़ गए तो एथेन बन गया। साथ में आप देखो तो यहाँ क्या रिमूव हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इतनी कहानी तो जो अभी तक हुई है ये एनोड पे हो रही है। अभी दूसरा वाला सिरा छूटा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड। तो यहाँ देख लीजिए कैथोड पे क्या होने वाला है बच्चों, तो कैथोड पे कौन जाएगा वो अब क्वेश्चन है। तो कैथोड में बच्चों पॉजिटिवली पोर्शन जो स्पीसीज होती हैं वो जाती हैं, प्लस वाला Na और प्लस वाला यहाँ पे OH है, नहीं सॉरी H+ है। अब इन दोनों में जो डिस्चार्ज होने की प्रॉपर्टी है वो H+ की ज़्यादा है, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका H+। इसको भी बच्चों फिर 2 कर दें, जब सब जगह 2 लगा ही रहे हो, जब आपको 2 अच्छा ही लगता है तो 2 सब जगह लगाओ। फिर यहाँ भी 2 ऐड कर दिया गया, तो यहाँ 2H+ आएंगे, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए ना इसमें कंटेनर में, किसने, CH3COO- ने, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ऑब्टेन करेगा, ये ऑब्टेन कर लेंगे। इससे क्या होगा, इनके ऊपर से चार्ज हट जाएगा HH, और आप इसी को चाहो H2 लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आपके 2 जो स्पीसी हैं वो डिस्चार्ज हो गई, एक स्पीसी हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो गई और एक स्पीसी आपकी यहाँ पर CH3COO- हो गई। अभी बचा क्या रह गया है, तो आप बचे हुए को देखो, तो यहाँ आपका OH- नहीं डिस्चार्ज हो पाया है और ये 2 Na नहीं डिस्चार्ज हो पाए हैं। अब इन लोगों का सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 NaOH। अब देखें तो ये तो बच्चों हो गए इसकी मैकेनिज्म, क्लियर है मैकेनिज्म, आपको समझने लायक कुछ पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पर। और वो समझने लायक पॉइंट क्या हो सकते हैं कि पहली चीज तो आप यहाँ पर देखो कि ज़्यादा OH- बनता जा रहा है, आपका OH- बनता चला जा रहा है यहाँ पे। इससे जो यहाँ पे कंटेनर होगा ना उसमें बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा जब यहाँ पर चूंकि OH- ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहो तो लिख दूँ आपके पहले पॉइंट के तौर पे कि यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे डिसोसिएशन होता जाएगा। दूसरी बात, आपको इससे मेथेन नहीं मिल सकती है, ठीक है, इससे मेथेन नहीं मिल सकती है। एक प्रॉब्लम इसके साथ, इस प्रोसेस के साथ एक और है। हाँ, आप इससे चाहें तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं, ये ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेकर के अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं। लेकिन एक इसके साथ इशू ये है कि इससे आपको कभी प्योर एल्केन नहीं ऑब्टेन होगी, ये प्योर एल्केन ऑब्टेन नहीं होगी इससे। इसमें कई सारी एल्केन्स का एक मिक्सचर आपको मिलेगा जो प्योर नहीं होगा पूरी तरह से। आपको जो आप बनाने जा रहे हैं एल्केन वो प्योर आपको एल्केन नहीं मिलने वाली इस प्रोसेस से। तो यहाँ पर कुछ एल्केन्स की लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, ये आपके कोल प्रोसेस की लिमिटेशन है। बाकी का आप यहाँ पे मैकेनिज्म देख रहे हैं बना हुआ है, और ये आपका हो गया जाकर के मेन इसका रिएक्शन जो आपको बुक्स में लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, अगर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे समझाऊँ। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही पुराना स्क्रीनशॉट का मेथड, 3 उंगलियां डिस्प्ले पे रखिए, उनको नीचे खिसकाइए, खचक की आवाज़, और समझिए आपकी गैलरी में आपका टॉपिक आ चुका है। स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाइए, उसको देखिए, पढ़िए, तैयार करिए। किसी तरह का कोई मन में शक है कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई सजेशन है आपका अपने चैनल के लिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके सजेशन आपके इस एजुकेशनल चैनल को और बेहतर बनाएंगे। बच्चों अगर हम यहाँ पे ले लें CH3 CH2 COONA COONA, ये क्या है? सोडियम प्रोपियोनेट। तो सोडियम प्रोपियोनेट से आपको क्या मिलेगा? C4H10 मिल जाएगा, 2CO2 निकल जाएगा एज यूजुअल, डिकार्बोक्सिलेशन है ये, 2NaOH मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब यहाँ देखें, वैसे तो ये प्रोसेस आपको सिंपल लग रही होगी कि ऐसा ही होता है, हाँ सही बात है, लेकिन आपको पता है ना इससे कौन से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे? C2H5 और C2H5, ये दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। जनरली तो इससे आपको ब्यूटेन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक फिनोमिना लागू हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का बड़े एल्केन्स के ऊपर। इनमें से कोई एक एल्केन दूसरे एल्केन को हाइड्रोजन दे सकता है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा ये वाला मेथड अभी तो नहीं बताया था जब CH3 आप बता रहे थे। बताते हैं अभी इसको सुनो। यहाँ चला जाएगा तो बच्चों एक आपको मिल जाएगी C2H4 जो आपकी एल्कीन होगी, मतलब एथिलीन, और दूसरा आपको मिल जाएगा C2H6 जो होगा एथेन। तो यहाँ पर आप देखो तो आपको एथेन और एथिलीन का मिक्सचर मिल रहा है, दोनों दो ही कार्बन के हैं। ये आपका हो गया बच्चों एथेन, मातृभाषा में एथिलीन। तो एथेन और एथिलीन का मिक्सचर आपको मिल रहा है इस कॉल्स प्रोसेस से। इसके अलावा आपको यहाँ ब्यूटेन भी मिल रहा है। अभी याद होगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक बात लिखी थी कि इस मेथड से आप प्योर एल्केन नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। इस प्रोसेस का एक ये बड़ा साइड इफेक्ट है कि कई सारी एल्केन्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है, तो प्योर एल्केन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एथिलीन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, ब्यूटेन भी मिलेगा, लेकिन साथ में ये लोग भी रहेंगे। मेजर पोर्शन आपके ब्यूटेन का होगा, ये मैं मानता हूं कि ज्यादा बड़ा हिस्सा ब्यूटेन का होगा और ये दोनों थोड़े होंगे, लेकिन फिर भी होंगे तो मींस प्योर आपको एल्केन नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे बच्चों के माइंड में वो वाले बच्चे याद है ना जो पीछे वीडियो में बताए थे, जिनके सर पे हर बात पे खुजली होती है, कभी कभी टॉपिक्स को लेके और कभी कभी यहाँ पे सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो बच्चों आप देखिए, अगर मैं इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पे देने के बारे में अगर बात करूँ कि वाला CH3 एक फ्री रेडिकल यहाँ पर दिख रहा है, ये CH3 फ्री रेडिकल इस वाले CH3 फ्री रेडिकल को एक हाइड्रोजन दे देगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? बच्चों देखिए जरा सा क्या बनेगा। एक कंपाउंड तो आपका ठीक है कि आपको CH4 मिल जाएगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है? CH2 कैसा कंपाउंड है? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन का लॉ यहाँ पे नहीं आपको एप्लीकेबल करना है। दूसरी बात और एक समझने वाली बात है, ये तो हमारे प्राइमरी आपके फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है ना, प्राइमरी है फैटी एसिड्स के साल्ट। अगर आप सेकेंडरी टर्सरी लेंगे तो उनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन और बढ़ता जाता है। दैट मीन्स जितना बड़ा आप एल्केन ले, यहाँ पर सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट भी हो सकता है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जैसे आप 1 डिग्री यहाँ पर ले रहे हैं, अगर आप इसके बजाय 2 डिग्री या 3 डिग्री ले रहे हैं तो वहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन और बढ़ता जाएगा। और जब डिस्प्रोपोर्शनेशन आपका बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो मेजर प्रोडक्ट न मिलने के बजाय और भी जो साइड के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलने लगते हैं। इस वजह से आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम होता है। तो 1 डिग्री में सबसे कम है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपको ठीक मिल रहा है। अगर आप इसकी जगह में 3 ले लेंगे, 3 डिग्री वाला है, तो आपको मेजर प्रोपोर्शन आपका मेन नहीं मिलेगा, दूसरा ही कुछ मिलने लगेगा। तो इससे प्योर एल्केन वैसे भी ऑब्टेन करना मुश्किल है, मेथेन मिलती नहीं है, ठीक है, बेसिक होता जाता है धीरे धीरे आपका सोल्यूशन। तो ये थोड़ा सा समस्याएं हैं इस प्रोसेस के साथ, आपके कोल्ब्स प्रोसेस के साथ, लेकिन ये एल्केन बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड है
और इसको आप नोट्स के तौर पे तैयार करिए और टॉपिक आपके आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के और मैं थोड़ा प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आपको टाइम से मिले, इसलिए बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगा तो भी हमें बताइए, अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट जरूर करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है और आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग एजुकेट एवरीवन।